हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान श्री एजुकेशन में। साइंस मॉडल पेपर 2026 के हमने 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो थे वो हमने पिछली वीडियो में कर लिए थे। इस वीडियो में हम वर्णनात्मक प्रश्न करेंगे जिसमें पहला खंड हमारा फिजिक्स का आता है। चलिए देखते हैं पहले खंड में क्या दिया हुआ है। तो पहला खंड कुछ ऐसा दिया हुआ है। इसका पहला क्वेश्चन ये है कि नीचे दी गई सारणी को उत्तर लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा आपेक्षिक आकार के संदर्भ में पूर्ण कीजिए। यहाँ ये 4 नंबर का टोटल दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, जिसमें पहला दिया हुआ है कि अगर, ध्यान से देखिएगा, उत्तल लेंस है जिसमें प्रतिबिंब बनने की टोटल 6 कंडीशंस हैं। इसमें 4 यहाँ पूछा है इसने। तो चलिए देखते हैं। पहला कहा है अगर अनंत पर है वस्तु, अगर अनंत पर है, बिंब का मतलब होता है वस्तु। अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ पर होगा? तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, दूसरे वाले पर। और बिंब का अपेक्षिक साइज क्या होता है? तो जब वस्तु काफी दूर हो और नजदीक बन रही हो तो वो हमेशा क्या होती है? छोटी होती है। मतलब यहाँ क्या होगा? अपेक्षिक साइज बहुत छोटा, यानी लगभग बिंदु आकार का। कैसा होगा? बिंदु आकार का। यहाँ हम क्या लिखेंगे? बिंदु आकार का। और यहाँ पर दिया हुआ है प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो वास्तविक होगी। और वास्तविक होती है जब जब वास्तविक होगी तब तब हम क्या लिखेंगे? उल्टा। क्या करेंगे? यहाँ पर उल्टा फिल करेंगे। क्या भरा जाएगा? उल्टा। जब जब आपको वास्तविक दिखे तब आप उल्टा लिखिएगा, जब उल्टा दिखे तब वास्तविक लिखिएगा। दूसरा यहाँ पूछा है 2f1 पर अगर हो तब प्रतिबिंब 2f2 पर बनता है। तो जब 2f1 पर हो और 2f2 पर बनता है तो जितना बड़ा वस्तु होता है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ हम लिखेंगे समान आकार का। कैसा होगा? समान आकार का, यानी कि वस्तु के समान आकार का। और फिर यहाँ लिखा उल्टा। तो जब जब उल्टा होगा तब तब क्या होगा? वास्तविक। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर f1 और 2f1 के बीच अगर रखा हुआ हो, अगर f1 और 2f1 के बीच होता है तो कहाँ बनता है? 2f2 से परे, यानी 2f2 और अनंत के बीच बनता है। यानी 2f2 के परे लिख सकते हैं, 2f2 और अनंत के बीच लिख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। 2f1 और 2f1 और 2f1 के बीच बनेगा तो, और रखा जाएगा तो 2f2 और अनंत के बीच बनेगा तो बड़ा तथा अत्यधिक आवर्धित होगा, यानी विवर्धित होगा। तब भी ये कैसा रहेगा? वास्तविक होगा और उल्टा होगा। जिसमें लास्ट दिया हुआ है कि अगर वस्तु कहाँ हो? फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच हो। तो जब जब फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच होगा तो इस कंडीशन में हमेशा आभासी तथा सीधा बनता है। ध्यान रखिएगा, जब जब सीधा होगा तब तब आभासी होगा। यहाँ पर फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच पे रखने पर ये देखिए उसी साइड बनता है जिस साइड वस्तु रखी जाती है। मतलब अगर इसको f1 पर रख रहे हैं, मतलब f1 के और प्रकाशिक केंद्र, मान लिया लेंस है, लेंस के और f1 के बीच में अगर रख रहे हैं कहीं पर भी तो ये f1 से परे इधर इधर कहीं बनता है और हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पूछ रखा है वर्षा के पश्चात आकाश में इंद्रधनुष निर्माण प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। तो वर्षा के पश्चात आकाश में इंद्रधनुष क्यों बनता है? तो वर्षा के पश्चात हमारा क्या होता है? पानी की बूंदें जो प्रिज्म का आकार ले लेती हैं, उनसे जब प्रकाश पार होता है तो उनका क्या हो जाता है? वर्ण विक्षेपण हो जाता है, यानी वो मूलतः अपने 7 रंगों विबग्योर में टूट जाती हैं। चलिए इसका हम आपको चित्र दिखाते हैं। तो ये रहा हमारा चित्र। देखिए इसमें थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये सूर्य की प्रकाश किरणें जो आ रही हैं, जिनको श्वेत प्रकाश किरणें मानते हैं, जब ये किसी प्रिज्म से, ये देखिए बूंदें हैं जो प्रिज्म का आकार ले लेती हैं, जब प्रिज्म से प्रकाश किरणें गुजरती हैं तो उनका क्या हो जाता है? अपने मूलतः 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? वर्ण विक्षेपण। इस वर्ण विक्षेपण में ये 7 रंग मिल जाते हैं जो हमें दूसरी साइड में दिखाई देते हैं, जिन्हें इंद्रधनुष कहते हैं। रेनबो बन जाती है हमारी। ठीक है, अब ये रेनबो बन जाती है। इसमें से क्वेश्चन और पूछ सकता है। क्या पूछता है? कि किस प्रकाश रंग का, यानी किस रंग का
जो प्रकाश है उसका विक्षेपण सबसे कम होता है, किसका सबसे ज़्यादा होता है? तो लाल रंग का सबसे कम होता है और बैंगनी का सबसे ज़्यादा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित चित्र को देखकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये 4 नंबर का प्रश्न है जिसमें ये कुछ फिगर बना हुआ है। इस फिगर में कुछ आंसर पूछता है। तो इसमें क्वेश्चंस पूछ रखा है उपरोक्त चित्र किस नियम का से संबंधित है। तो ये उपरोक्त नियम किस चित्र से संबंधित है? तो ये उपरोक्त चित्र जो है किस नियम को प्रदर्शित करता है? तो ये बायां हाथ है, ठीक है। ये बायां हाथ दिख रहा है, यानी ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। क्या है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ में जो हस्त की तर्जनी उंगली है, यानी ये तर्जनी उंगली होती है, ये मध्यमा यानी बीच वाली उंगली है, ये अंगूठा है, ये तीनों क्या प्रदर्शित करते हैं? तो ध्यान से देखिएगा, जो मध्यमा होती है ये हमेशा धारा आई को प्रदर्शित करती है, ये वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। और ये किसको प्रदर्शित करती है? अंगूठा। अंगूठा बाएं से, देखिए याद रखना है, बाएं से बल, इसमें लगने वाला बल यफ को प्रदर्शित करती है। तो यफ, बी और आई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भू संपर्क तार का क्या कार्य है? धातु के आवरण वाले संधारित्रों को भू संपर्कित करना क्यों आवश्यक है? भाई भू संपर्क तार क्यों जरूरी होते हैं? तो भू संपर्क तार जो होते हैं वो किसी भी उपकरण को जो धारा से चलते हैं उनको जमीन से संपर्क करा दिया जाता है। कभी अगर धारा बढ़ जाए, एकाएक धारा बढ़ जाए या किसी कारणों से उस इंस्ट्रूमेंट में यानी पदार्थ में या वस्तु में अगर धारा आने लगे किसी कारण से, तो उनको जमीन से संपर्कित कर दिया जाता है, जिससे धारा सीधे जमीन में चली जाती है। चलिए एक चित्र दिखाते हैं हम आपको कैसे भू संपर्कन किया जाता है। ये रहा हमारा भू संपर्कन। इसमें हम एक तार जो सभी इंस्ट्रूमेंटों से जोड़कर लाते हैं और कहाँ, जमीन में संपर्कित कर देते हैं। संपर्कित करते हैं ऐसे, ये तार होता है। अब इसमें क्वेश्चन आपसे और पूछता है कि जो भू संपर्कन तार होता है ये किस रंग का होता है? तो आप यहाँ देख सकते हैं ये 2 रंगों में होता है, पीला नीले पट्टियोंदार होता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछता है कि ये किस कलर में होता है, तो ये आप भी ये बता सकते हैं। तो करंट से बचने के लिए, यानी जब भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, किसी भी यंत्र में अगर धारा अतिरिक्त या किसी कारणों से कहीं भी धारा उतर रही है या आ रही है, तो उसको सीधे जमीन तक पहुंचा दिया जिससे झटका लगने से बचे, उसके लिए क्या किया जाता है? भू संपर्कन किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और यह एक चीज और कह रहा है कि धातु के आवरण वाले संधारित्रों को भू संपर्कित करना क्यों आवश्यक है? तो संधारित्रों का काम ही क्या होता है? आवेशों को एकत्रित करना। अगर आवेश ज्यादा हो जाएंगे और उनके आवरण जो है वो धातु के होंगे, तो उन अतिरिक्त आवेशों को पृथ्वी तक पहुंचाने के लिए धातु आवरणों को भी भू संपर्कित किया जाता है। अगला इसका क्वेश्चन है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है? संक्षिप्त रूप से स्पष्ट कीजिए। तो तापीय प्रभाव क्या होता है? जब हम किसी पदार्थ में या किसी इंस्ट्रूमेंट में करंट फ्लो कराएं तो उसमें क्या हो जाए? हीट उत्पन्न हो। जैसे हमारा प्रेस हो गया, इस्त्री जिसको बोलते हैं, या घरों में खाना बनने के लिए इंडक्शन होता है। तो ये सब क्या होते हैं? तापीय प्रभाव। मतलब करंट आने से हीट जनरेट हो, ताप बढ़े, तो उसको बोलते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। इसके कई 4 फार्मूले दिए हुए 10th में। एच बराबर वी आई टी, क्या होता है? वी आई टी। एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी। एच बराबर वी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर आर इंटू टी कर देंगे, ठीक है। ये एक हो गया। तो ये सारे फार्मूले जो हैं ये हीट के हैं, यानी विद्युत धारा का तापीय प्रभाव के हैं। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव होता क्या है? मतलब किसी पदार्थ में या किसी इंस्ट्रूमेंट में जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके उच्च प्रतिरोध के कारण उसमें क्या हो जाता है?
ताप उत्पन्न होने लगता है, यानी हीट उत्पन्न होने लगता है। इस घटना को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, जो बी पर, आर पर और टी पर और आई पर डिपेंड करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है कि देखिए, या तो ये करना था फोर्थ, या अथवा लगा हुआ है, इसको करना है, तो इसको भी देख लेते हैं। घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया था? तो एक चीज हम जानते हैं कि जब श्रेणी क्रम में हम जोड़ते हैं प्रतिरोधों को, तो देखिए आर बराबर क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डेल्टा, जितने भी होंगे सबको एक लाइन से जोड़ देता है। अब यहाँ आप देखिए, अगर कि सबको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हाई हो जाएगा, और ज़्यादा प्रतिरोध हो जाएगा तो हीट ज़्यादा उत्पन्न होगी, मतलब धारा का ज़्यादा खर्च आएगा और इंस्ट्रूमेंट सही से काम ही नहीं करेंगे। अगर बीच में कोई एक इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया तो अगला इंस्ट्रूमेंट काम करना बंद भी कर देगा। तो कई कारण हैं हमारे जिससे हम घरेलू विद्युत परिपथों को श्रेणी क्रम में जोड़ते नहीं हैं। पहली चीज़ तो प्रतिरोध बढ़ जाती है। दूसरी इसका नुकसान होता है कि अगर बीच का कोई भी इंस्ट्रूमेंट खराब हुआ तो आगे के सारे इंस्ट्रूमेंट बंद हो जाएंगे। और भी बहुत सारे कारण हैं, तो 2 कारण आप लिख दीजिएगा, बहुत है। अगला क्या है? अगला है विद्युत संचरण के लिए प्रायः कापर, एल्यूमीनियम के तारों का उपयोग क्यों किया जाता है? तो आप यहाँ देखिए, विद्युत संचरण के लिए कापर का और एल्यूमीनियम का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि कापर, ध्यान से देखिए, कापर जो होता है इसका प्रतिरोध कम होता है, और एल्यूमीनियम का भी कापर की तुलना में थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन कम होता है फिर भी, और ये सस्ते भी पड़ते हैं। एक तो प्रतिरोध कम है, सस्ते भी पड़ते हैं, और बाहरी संक्षारण से भी बचे रहते हैं। भाई इनको ताप में, मतलब बाहर रहना है, पानी बरसेगा, बहुत सारे इन्वायरमेंटल चेंज होंगे, तो ये बाहरी इन्वायरमेंट में सुरक्षित रह देते हैं। दूसरी चीज़, सस्ते पड़ते हैं। तीसरी चीज़, इनका प्रतिरोध भी कम होता है, जिससे इनका उपयोग विद्युत संचरण के लिए किया जाता है। अरे मजबूत, कापर तो काफ़ी मजबूत भी होता है। तो कई कारण हैं जिससे इन्हीं का उपयोग किया जाता है। तो मेन तो इसका हो गया, प्रतिरोध ही कम है। चलिए अगला क्या है? कह रहा है किसी तार का प्रतिरोध उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में परिवर्तन के साथ किस प्रकार परिवर्तित होता है? तो हम जानते हैं कि रो बराबर RA अपान L। तो रो तो यहाँ किसी एक पदार्थ के लिए कांस्टेंट हो गया। अब इन दोनों को इधर भेज देते हैं, तो R बराबर रो L अपान A। तो अब ध्यान से देखिए, अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर बढ़ाएंगे तो R क्या होगा? घटेगा। क्यों? क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। रो डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/A। यहाँ से आपको दिख रहा है स्पष्ट, यानी R जो है किसी तार का जो प्रतिरोध है उसकी अनुप्रस्थ काट के इन्वर्सली, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर हम A को बढ़ाएंगे, मतलब एरिया बढ़ाते हैं, तो प्रतिरोध क्या होगा? घटता जाएगा। अगर A को हम घटाते हैं तो R बढ़ता जाएगा। इसीलिए तारों को महीन महीन करके लगाया जाता है। कभी आप तार, घर में जो तार होते हैं उनको निकाल के देखिएगा, उसमें बहुत सारे महीन महीन तार लगे होते हैं, ताकि उनका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो कम हो जाए और प्रतिरोध, मतलब जो बाहर तार होते हैं वो काफ़ी मोटे मोटे लगाए जाते हैं, ताकि जो उच्च धारा है वो आने में ज़्यादा प्रतिरोध ना लगाना पड़े। बाहर के जो मोटे तार होते हैं 11,000 या ऐसी लाइनों में, उसके जो मोटे मोटे तार लगाए जाते हैं, इसीलिए लगाए जाते हैं ताकि उनका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो बढ़ जाए और प्रतिरोध घट जाए। घरों में जो महीन तार लगते हैं उसका दूसरा कारण है, वो आप 12th में पढ़ेंगे। तो इसी के साथ हम यहाँ पर वीडियो समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम केमिस्ट्री पार्ट को समझाएंगे।